तो हमें आज क्वेश्चंस करने थे, राइट? और सर स्क्रीन शेयरिंग ऑन कर दीजिए। करूंगा एक बार सेट हो जाए स्क्रीन। आई विल स्विच इट ऑन। बस। स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। यस सर। चल तो पहला क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया था। जिन लोगों ने सॉल्व नहीं किया वो लोग अभी सॉल्व कर लो। इंक्लाइन प्लेन है, एंगल थीटा है, फिक्स्ड इंक्लाइन है। यहाँ पे एक ब्लॉक है। ब्लॉक एंड इंक्लाइन के बीच में फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो म्यू है। ये कहा हुआ है टाइम ऑफ असेंट इज n टाइम्स ऑफ टाइम ऑफ डिसेंट। एंड आपको बताना था व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन n म्यू एंड थीटा। ये डिटरमाइन करना था। चलो करो। फिर ये क्वेश्चन था सर टाइम ऑफ एसेंट टाइम ऑफ डिसेंट डिवाइड बाय n था। वो आपको वैल्यूज सेल्फ एडजस्ट कर लेंगे ना, मतलब माइनस प्लस का डिफरेंस आएगा। ऑफ कोर्स हाँ, यहाँ पे ये कह सकते हैं कि टाइम ऑफ डिसेंट कम होगा ना, क्योंकि डाउनवर्ड एक्सेलरेशन देख लेते हैं, रुक जाओ। एन का वैल्यू फ्रैक्शनल आ जाएगा। देख लेते हैं, रुक जाओ। वो तो वैल्यू सेल्फ एडजस्ट कर लेती है ना, इसीलिए। अच्छा उल्टा था। टाइम ऑफ टाइम ऑफ ascent of a body is n times less than time of टाइम्स लेस descent। था सर। हाँ ठीक है, ठीक है। तो आई कैन से हियर दैट n रहेगा LHS में। ये ठीक है। यस सर। फिर ये ज्योत्सना का क्वेश्चन था, उनके टेस्ट में आया हुआ था। टाइम ऑफ डिसेंट डाउन द सॉरी, डाउन टू डिसेंट ही हो गया। टाइम ऑफ डिसेंट ऑन without incline is n times that of smooth incline। Angle of incline is theta। Find relation between mu n and theta। ये हो जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन।
आज हम आधे क्लास 7:30 से सर्कुलर मोशन के भी थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट बता दूंगा मैं। 5 kg ब्लॉक है, यहाँ पे न्यू एस इज 0.4, न्यू के इज 0.31। So 5 kg block, S is 0.4, K is 0.3, 500 Newton. This is case 2. kg block, 500 Newton force at an angle 37 degrees with the horizontal. Mu S and mu K are same. This third case. Find the magnitude of frictional force, the acceleration of block. चलो करो ये तीनों। पहले वाले का आंसर क्या है? Sir, mu equals to n square minus 1 by n square plus 1 tan theta. ज्योत्सना आप कर रहे हो ये सवाल? Yes, sir. करूं क्या इसको मैं? बताओ। Yes, sir. देखो देखो यहाँ पे बाकी लोगों ने ये क्वेश्चन लिख लिया ना, तीसरा वाला क्वेश्चन लिख लिया तो सॉल्व करके रखो अपने पास, तीसरा और दूसरा। मैं ये सॉल्यूशन इनको यहाँ बता देता हूँ। तो देखो पहले का सोल्यूशन ऊपर करिए ना थोड़ा देर के लिए। ओके सर। ठीक है, देखो पहले वाले क्वेश्चन पे इंक्लाइन थीटा डिग्रीज है, तो ये जब ऊपर एसेंट कर रहा होगा तब, ओके उससे पहले भी यही देख लो, इसमें mg का फोर्स लगेगा डाउनवर्ड, mg साइन थीटा का कंपोनेंट एंड mg cos थीटा का कंपोनेंट, नॉर्मल फोर्स यहाँ पे। तो जब ये ऊपर जा रहा होगा तो इस पे फ्रिक्शनल फोर्स पीछे लग रहा होगा, जिसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी म्यू टाइम्स ऑफ एन। मैक्सिमम वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू ले ले रहा हूं मैं, तो ये हो जाएगा म्यू टाइम्स ऑफ mg cos थीटा। तो जब ये ऊपर जा रहा होगा, असेंट कर रहा होगा, तब एक्सेलरेशन इसकी असेंट की क्या हो जाएगी? g साइन थीटा प्लस म्यू जी cos थीटा। सिमिलरली जब ये डिसेंट कर रहा होगा, जब ये डिसेंट कर रहा होगा तो बदलने में जी साइन थीटा तो अभी भी नीचे ही लग रहा होगा, तो जब ये डिसेंट करेगा तो बस चेंज क्या होगा, ये फ्रिक्शन की वैल्यू जो है वो अब पीछे लगने लगेगी। तो जो एक्सेलरेशन ऑफ डिसेंट है वो बदल के जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे टाइम ऑफ ascent is equals to time of descent divided by n दिया हुआ है। तो आपको ये पता है s is equals to ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो यहाँ पे मानो कि पहला इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो ये वाला पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा, तो टाइम एक्सेलरेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो यहाँ पे टी ए स्क्वायर टी डी स्क्वायर बाई एन स्क्वायर करोगे, और यहाँ पे आपको पता चलेगा कि दिस इज 1 बाई एक्सेलरेशन ऑफ एसेंट का स्क्वायर, 1 बाई एन स्क्वायर एक्सेलरेशन ऑफ डिसेंट का स्क्वायर।
तो एक्सेलरेशन ऑफ डिसेंट का स्क्वायर बाय एक्सेलरेशन ऑफ असेंट का स्क्वायर इज 1 बाय, सॉरी ये स्क्वायर स्क्वायर नहीं रहेगा, एंड यहाँ पे एम स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन ऑफ एसेंट यहाँ पे है, एक्सेलरेशन ऑफ एसेंट और डिसेंट आपको यहाँ से पता चल जाएगा। एक्सेलरेशन ऑफ डिसेंट इज जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, डिसेंट इज जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। तो इसको सॉल्व करो, आपको म्यू की वैल्यू मिल जाएगी, विल बी tan थीटा n स्क्वायर माइनस 1 बाई n स्क्वायर प्लस 1। क्लियर है? क्लियर है ज्योत्सना? कुछ पूछना है? Yes, sir. नहीं ना? चलो दूसरे वाला बताओ। So n square equals to 1 minus mu cot theta. फिर से बताओ, धीरे धीरे बताओ। N square equals to 1 minus mu cot theta. लेट्स चेक इट। सर ये थर्ड लाइन क्या लिखे हैं आप सेकंड क्वेश्चन का? थर्ड लाइन इज एंगल ऑफ इंक्लाइन इज थीटा। Mu should be equal to tan theta 1 minus 1 by n square। अथवा आपका आंसर चेक करो, ये आंसर गलत है। So 1 minus theta. आंसर ये है जो मैंने नीचे लिखा हुआ है। So 1 minus u. अगर ये सब हो गया है तो आपको और एक क्वेश्चन देता हूँ, ये क्वेश्चन लिखो जल्दी जल्दी से। हाँ सर आ गया। ठीक है, आगे बढ़ो फिर, थर्ड क्वेश्चन करो। अरविंद आपके लिए है ये, इसके बाद वाला क्वेश्चन अगर आपका हो गया तो। सर क्वेश्चन 2 दिखा है ना, नेट चल गया था। क्वेश्चन 2, ये देखो क्वेश्चन 2। सर क्वेश्चन नंबर 3 नहीं लिखा था, हल्का सा नीचे कर दीजिए। ठीक है सर, लिख लिया। लिखो क्वेश्चन नंबर 3, जल्दी लिखो। लिख लिया सर। ऑलरेडी अरविंद, ये क्वेश्चन नोट करो आगे। हाँ ये रहा, इसको हम लोग आखिरी में डिस्कस करेंगे। ये कुछ क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। अरविंद, टू कीप अरविंद एंगेज्ड।
अरविंद आपका थर्ड भी हो गया होगा, राइट? सर आखिरी दोनों बचा हुआ है सर। हाँ, सर मतलब 3 सीरियसली? का लास्ट 2 पार्ट पहला हो चुका है। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए अरविंद। चलो ये वाला डायग्राम बनाओ, क्वेश्चन लिख लो, उसके बाद आगे बढ़ते रहना। हो गया बोला। सर 4th नंबर क्वेश्चन सबको लिखना है, बनाना है मतलब कि हाँ, क्यों सबके लिए? सब स्पेशल हो गया, किसके लिए नहीं होगा? स्पेशली बोले थे भैया को बनाना है। नहीं, भैया भैया कुछ नहीं है, कंपटीशन है वो। हाँ।
ज्योत्सना हुआ थर्ड। सर एक बार प्लीज थर्ड दिखा दीजिएगा, नेट छोड़ दे रहा है बार बार। एक सेकेंड। ज्योत्सना सेकंड हुआ क्या आपका? रिस्पॉन्ड करो। हाँ सर बन गया। सेकंड हो गया ना, तो फिर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है ना। नो सर। ठीक है, तो ये थर्ड का मैं आंसर्स लिख रहा हूँ यहाँ पे, चेक कर लो। सर स्क्रीन फ्रीज हो गया लगता है। नहीं नहीं, स्क्रीन फ्रीज नहीं है, दिख रहा है ना आपको? नहीं दिख रहा क्या? दिख रहा है सर। हाँ तो ठीक है ना। नहीं वो एकदम स्टिल ऐसे लगा तो मुझे फ्रीज हो गया मेरा। आंसर्स कंपेयर कर लो, थर्ड के लिए है। कर लिए सर। तो देखो यहाँ पे मैं सेकंड फिर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? सेकंड हो गया मतलब सेकंड डिस्कस नहीं कर रहा मैं, ठीक है? किसी को दिक्कत है तो बताओ मेरे को, सॉल्व करना है करके। ठीक है, देखो अभी इसको कैसे करना है। पहले मैं आपको फ्रिक्शन फोर्स आपको बताने के लिए, यहाँ पे 100 न्यूटन फोर्स वर्टिकली लग रहा है, तो अगर इसका 5 kg ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो उस पे वॉल एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा, और इस पे पहले से ही खुद इसका वेट का फोर्स भी लग रहा होगा। ये क्या है? ये नॉर्मल फोर्स है, और ये वाला इसका वेट का फोर्स है। और यहाँ पे क्योंकि देखो ये वेट सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन पे वेट का ही फोर्स सिर्फ लग रहा है, तो दिस ब्लॉक विल हैव एन एक्सेलरेट टेंडेंसी टू मूव डाउनवर्ड। क्योंकि वेट वर्टिकल डायरेक्शन पे सिर्फ mg लग रहा है, तो टेंडेंसी ऑफ दिस ब्लॉक विल बी टू मूव डाउनवर्ड। तो इसके वजह से यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो ऊपर लगेगा, फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स है जो वो ऊपर लगेगा। अब इसकी लिमिटिंग वैल्यू से हमेशा कम हो जाएगी, एंड यहाँ पे n किसके बराबर है? n f के बराबर है, तो इसकी वैल्यू हमेशा मैक्सिमम म्यू एस है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हमेशा 40 न्यूटन से कम होगी। अब मुझे ये पता करना है mg की वैल्यू कितनी है। यहाँ पे mg की वैल्यू 5 kg है, 50 न्यूटन है, तो इसकी मैक्सिमम यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स
40 न्यूटन का लग सकता है। तो यहाँ पे जो डाउनवर्ड वेट का फोर्स है वो इसके मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा है। ठीक है, वो इसके मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा आ रहा है डाउनवर्ड वेट का फोर्स। तो इसके वजह से दिस ब्लॉक विल एक्चुअली मूव डाउनवर्ड। एंड जब ये डाउनवर्ड मूव कर रहा है, नेचर स्टैटिक से काइनेटिक में बदल जाएगा, और इसके वजह से अब इस पे काइनेटिक फ्रिक्शन लगने लगेगा विच विल बी इक्वल टू 30 न्यूटन। एंड इसका नेट एक्सेलरेशन हो जाएगा 50 माइनस 30 बाई 5 विच इज 4। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बाकी भी सॉल्व करना होगा। यहाँ पे आपको इस डायरेक्शन पे 500 cos 37 विच इज 4/5, तो यहाँ पे आपको 400 न्यूटन, एंड इस डायरेक्शन पे इसको 300 न्यूटन। ठीक है, तो इस तरीके से इसको एनालाइज करोगे। यहाँ पे बस डिफरेंस ये है कि इसका जो नीचे की डायरेक्शन पे वेट लग रहा है ये विच इज 50 न्यूटन, तो बट इसके ऊपर के डायरेक्शन पे 300 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो नेट जो फोर्स है यहाँ पे, वो नेट फोर्स इसको ऊपर लगेगा विच विल बी इक्वल टू 250 न्यूटन। तब इसका टेंडेंसी ऑफ मोशन वुड बी अपवर्ड, बिकॉज नेट फोर्स इन द वर्टिकल डायरेक्शन इज अपवर्ड। तो इस पे फ्रिक्शनल फोर्स जो लगेगा वो इसको डाउनवर्ड फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, एंड वो डाउनवर्ड फ्रिक्शनल फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 0.4448 न्यूटन। क्या 50 न्यूटन? अच्छा सॉरी, मैं इसको वो मान रहा था, 50 न्यूटन का ही मान रहा था, बट यहाँ पे 12 kg है तो यहाँ पे 120 न्यूटन होगा। बट यू कैच माय पॉइंट राइट, ये 120 न्यूटन है। 120 न्यूटन है तो नेट फोर्स फिर से बदल जाएगा। नेट फोर्स इसको अभी भी ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा, विच विल बी 300 माइनस 120 विच इज 180 न्यूटन का ऊपर लगेगा। फ्रिक्शनल फोर्स 448 न्यूटन से कम नीचे डायरेक्शन पे लग रहा है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे आप एनालाइज कर लोगे। ज्योत्सना समझ में आया आपको? Yes. करो, आंसर मैच करवाओ जल्दी से। अरविंद 4 पे कर रहे हो ना 4 को सॉल्व? बहुत लंबा वैल्यू आया है। हाँ, बहुत लंबा वैल्यू नहीं, तुमको यहाँ पे आंसर लिख के दे रहे हैं, कंपेयर करो, जो आंसर लिखे देंगे वो आंसर लेकर आओ। हाँ, थोड़ा तो लंबा है ही। आंसर आएगा 2m माइनस μ1 कैपिटल M प्लस M G डिवाइडेड बाई कैपिटल M प्लस M 5 प्लस 2 μ2 माइनस μ1। ये इसकी एक्सेलरेशन आएगी। एक्सेलरेशन किसकी? एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल I एम think होगा। I think हाँ, दोनों की एक्सेलरेशन है तो स्मॉल है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे पहले तो आप कंस्टेंट इक्वेशन बता सकते हो। कंस्टेंट अद्वैत, कंस्टेंट इक्वेशन बताना यहाँ पे क्या होगा, एक्सेलरेशन और कैपिटल M और स्मॉल m के बीच में क्या रिलेशन होगा, कंस्टेंट बताना। अद्वैत सर अद्वैत का माइक नहीं दिखा रहा है। अद्वैत, आर यू ऑन टू इट? आर यू सॉल्विंग द कंस्टेंट इक्वेशन? अद्वैत का माइक ऑफ है। आदित्य, कंस्टेंट इक्वेशन बताना यहाँ पे।
Sir, small a small m equals to root 5 a capital M. तो देखो पहले √5 आएगा क्या? अरे वर्टिकल डायरेक्शन और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे, वर्टिकल डायरेक्शन पे बता दो। अगर मैं इसको इधर पे x मूव करवाता हूँ तो यहाँ पे x आएगा, 2x. ठीक है, यहाँ पे x आएगा, ये हॉरिजॉन्टल x मूव करेगा, फिर ये पुली भी x मूव करेगा, तो यहाँ पे x का आएगा। नीचे की ओर 2x. हाँ, एंड तो यहाँ पे ये कितना जाएगा, यहाँ से x एंड यहाँ से x, तो ये 2x नीचे आया, ठीक है। तो तो रूट सेम, 5x आया ना, लेकिन हाँ √5x तो है, √5x तो है, बट इसको बेटर होगा आप इस तरीके से बताओ कि acceleration of small m will be equal to twice of a minus I cap plus a, oh sorry, minus j cap I cap। तो इसके बेसिस पे आप सॉल्व करोगे। अच्छा, मैं इक्वेशन लिख के दे दे रहा हूँ, आप कंपेयर करना, ठीक है। इधर आ जाओ, ये क्वेश्चन सब सबने देखा है या नहीं देखा ये क्वेश्चन 4th वाला? रिस्पॉन्ड करो गाइस। देखा सर. ठीक है, तो देखो अभी यहाँ पे इक्वेशन क्या क्या लिखोगे वो देखो। पहले स्मॉल m का हम फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, जो 4th क्वेश्चन है। स्मॉल m का फ्री बॉडी डायग्राम माने कि यहाँ पे mg आएगा, यहाँ पे n आएगा, और ऊपर टेंशन आएगा, और कुछ नहीं आएगा। और बड़ा वाले का, और एक फ्रिक्शनल फोर्स का हम लोग अभी डिसाइड नहीं किए हैं। बड़े वाले m पे बड़े वाले m का देखो, यहाँ पे टेंशन फोर्स है, यहाँ पे टेंशन फोर्स है, फिर यहाँ पे टेंशन फोर्स है, और यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन है, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन है, और यहाँ पे वेट भी है, सब है, ठीक है। तो इसका Ng ग्राउंड की वजह से, N बॉडी की वजह से, कैपिटल Mg वेट की वजह से, और एक टेंशन का फोर्स है डाउनवर्ड, और एक 2T का टेंशन है, 2T का टेंशन है ना, 2T का टेंशन है राइटवर्ड, ठीक है। अब ये है, तो अगर मैं इसको राइटवर्ड मूव करवाता हूँ तो मेरा फ्रिक्शनल फोर्स लेफ्टवर्ड लगेगा, विच विल बी लेस देन और इक्वल टू, इसकी मैक्सिमम वैल्यू हम लोग μ1 टाइम्स ऑफ Ng लेंगे। और यहाँ पे ये मानो कि अगर ये नीचे जा रहा है तो इस पे फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर लगेगा, एंड यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू ये F1 कह लो, ये F2 कह लो, विच विल बी लेस देन और इक्वल टू μ2 टाइम्स ऑफ n हो जाएगा। तो यहाँ पे इसके लिए इक्वेशन हम लिखेंगे, यहाँ पे दोनों तरीके से इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल भी कर सकते हैं। तो ग्राउंड फ्रेम में तो आप लोग आई थिंक लिख ही लोगे, बट पहले वाले के लिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे इन इनर्शियल फ्रेम, क्योंकि ये तो ग्राउंड पे ही, इसका तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ही इक्वेशन लिखेंगे। तो इनर्शियल फ्रेम, तो इसके लिए क्या क्या इक्वेशन हो जाएगा, इसके लिए इक्वेशन हो जाएगा 2T माइनस n माइनस F1 will be equal to कैपिटल M टाइम्स ऑफ A, एंड वर्टिकल डायरेक्शन में Ng will be equal to mg plus t, एंड F1 लिमिटिंग वैल्यू ही ले ले रहा हूं मैं, which will be μ1 टाइम्स ऑफ Ng। फिर हम लेट्स से इनर्शियल फ्रेम में ही ये these are the equations for कैपिटल M, इनर्शियल फ्रेम में ही इक्वेशन फॉर स्मॉल m लिखते हैं। तो हम ये कहेंगे कि mg माइनस t विल बी इक्वल टू, अगर ये a से इधर जा रहा है तो ये 2a से नीचे जाएगा और a से इधर आएगा, ये अभी कंस्ट्रेंट था। तो mg माइनस 2, mg माइनस 2 minus F2 will be equal to 2ma, and
इसका नॉर्मल फोर्स विल ड्राइव इट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, so m times of a, and f2 considering its limiting value will be equal to mu times of n। अगर इसी का ही इक्वेशन हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, हम कहेंगे कि अगर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन पे मूव करता है आपका कैपिटल एम, तो इस पे बैकवर्ड एक सूडो फोर्स लगेगा, तो अगेन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये बैलेंस रहेगा। तो अगेन यही वाला इक्वेशन लिखेंगे यहाँ पे भी, बाकी सब तो सेम ही रहेगा, बट रीजनिंग अलग हो जाएगा। यहाँ पे अब एम ए जो है वो सूडो फोर्स है, बस और कुछ नहीं। तो इस सबको सॉल्व करो, इन सबको सॉल्व करोगे तो ए की वैल्यू मैंने अभी बताया है, ए की वैल्यू आपको मिलेगी 2m माइनस म्यू वन कैपिटल M प्लस स्मॉल m होल टाइम्स ऑफ g डिवाइडेड बाई कैपिटल M प्लस m प्लस 5 प्लस 2 म्यू टू माइनस म्यू वन। ठीक है, ये वैल्यू आएगा, इसके बेसिस पे आप फिर टेंशन भी निकाल सकते हो। ठीक है, कैपिटल ब्लॉक एम ब्लॉक से टी नीचे कैसे लग रहा है? कैपिटल एम पे, अरे उसका वेट नीचे ही तो लगेगा, क्या दिक्कत है थोड़ा, टेंशन यहाँ पे ध्यान दो। ये पुली जो है वो इस बड़े वाले एम का पार्ट है ना, ये पुली बड़े वाले एम का पार्ट है, तो इस पुली में जो स्ट्रिंग ऐसे कनेक्टेड है पूरा, ये स्ट्रिंग जो है वो ऐसे कनेक्टेड है पूरा, तो इस पुली पे टेंशन हमेशा पुल करेगा, एक तो इस साइड पुल करेगा और एक डाउनवर्ड पुल करेगा। तो इसके वजह से ये पुली जो है आपकी कैपिटल एम का पार्ट है, तो इसके वजह से यहाँ पे एक तो टी इधर आया और एक टी नीचे आया, और एक फिर से ये जो है नीचे भी टी है, तो इसके वजह से भी एक टी हॉरिजॉन्टल है, तो इसकी वजह से टोटल 2t हो गया, एक टी नीचे आया। समझ में आया? ये ठीक है, चलो सॉल्व कर लेना। अब ये फिफ्थ वाले पे आओ, जल्दी जल्दी जल्दी, 7:20 हो गया है। अब आप पुली विथ फ्रिक्शन भी कराएंगे? अरे तो इसीलिए तो कह रहा हूँ ना, जल्दी जल्दी सॉल्व करोगे तभी तो जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे, याद है मुझे। इसके लिए आपको रिजल्ट आना चाहिए साइन थीटा, थीटा क्या था, साइन अल्फा है ना, साइन ऑफ अल्फा प्लस म्यू के कॉस ऑफ अल्फा, एंड व्हेन इट मूव्स डाउन तो जस्ट माइनस हो जाएगा म्यू के टाइम्स ऑफ कॉस अल्फा, एंड रेंज इनके बीच में लाई करेगा। तो आई थिंक ये वाला फिफ्थ वाला क्वेश्चन भी नोट डाउन कर लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ये वाला आंसर लाने के लिए। सिक्स्थ क्वेश्चन नोट डाउन। सर नोट नहीं कर पाया सर, एक बार दिखा दीजिए, फोटो खींच लूंगा। देख लो इधर। ठीक है, यस सर। जल्दी जल्दी सॉल्व करो। सिक्स्थ क्वेश्चन कह रहा है हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे एक प्लैंक रखा हुआ है, उसके ऊपर एक ब्लॉक है एम का,
ये प्लैंक का मास है 10m, ये ब्लॉक की वेलोसिटी, ये क्या है, ये प्लैंक है और ये ब्लॉक है। ये ब्लॉक की इनिशियल वेलोसिटी v थी, इनके बीच में म्यू 2, इनके बीच में म्यू 1, और क्या बोलेंगे, हाँ ठीक है इतना ही है। हाँ, इसका जो प्लैंक का लेंथ है वो l है। आपको फाइंड आउट करना है, यहाँ पे और एक ये चीज दिया हुआ है कि म्यू 2 इज ग्रेटर देन म्यू 1। तो आपको पहला फाइंड आउट करना है कि मिनिमम वेलोसिटी, v की मिनिमम वेलोसिटी सच दैट ब्लॉक falls off प्लैंक। एंड अगर आपने ये फाइंड आउट कर लिया है तो टाइम फाइंड आउट करो इन विच ब्लॉक falls off प्लैंक। इसके बाद आपको क्वेश्चन देते हैं, अरविंद हुआ 6, अच्छा 5th हो गया। सबसे पहले ये डिस्कशन 3rd, हाँ चलो। फिर 4th और 5th के बाद रिपोर्ट करो। 4th हो गया सबका, मतलब आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है, 4th में हुआ तो नहीं होगा, बट 4th में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 5th का मेरे को बताओ, 5th में कोई इश्यू है? एक बार 6 क्वेश्चन दिखाइए ना। 5th तो मतलब हम डिस्कस नहीं कर रहे फिर, ठीक है। 6th क्वेश्चन देख लो।
सर मैं ऑफलाइन हो गया था, आप क्या बोल रहे थे सर? मैं पूछ रहा था 5th तक कोई इश्यू नहीं है ना? सर 5th तक तीसरा नो का सर। जो आंसर है वो दोनों के बीच में कैसे आएगा? रेंज बताना है आपको, यहाँ पे आपको रेंज अब डिफाइन करो। अब ये तो छोड़ दो इन दोनों के बीच का वैल्यू, इसको अभी भूल जाओ, पहले ये डिसाइड करो रेंज कितना हो सकता है ताकि सिस्टम रेस्ट पे हो। चलो तीसरा पार्ट सी का डिस्कस कर लेते हैं। 5th का सी, रेंज बताना है आपको यहाँ पे। तो M1 है और M2 है। M2 G डाउनवर्ड, टेंशन ऊपर, M1G साइन थीटा, M1G cos थीटा, नॉर्मल फोर्स, टेंशन। Now I am assuming here that M1G sin theta is greater than M2. I am assuming here M1G sin theta is greater than M2. So for that case, if M1G, ये जब फ्रिक्शन के पहले पहले क्लास में मैंने आपको इस टाइप का अप्रोच के लिए, जब रेंज का अप्रोच था, मैंने करवाया था ना शायद से, M की वैल्यू 6 और 54 के बीच में आती है, आई थिंक स्टार्टिंग वाले Yes, क्लास sir. में। तो वही वाले Yes. टाइप का तो है ना ये। तो यहाँ पे if M1G sin theta is greater than M2G, then friction की value would be upwardly inclined, and friction की value इसके limiting value के बराबर maximum, because it is less than or equal to mu times of n, so this will be less than or equal to mu M1G cos theta. So M1G sin theta this should be equal to T plus F, and T at rest की बात हो रही है यहाँ पे, and T must be equal to M2G, at rest की बात हो रही है। So M1G sin theta minus M2G must be equal to F, and F की value is less than or equal to mu times of M1G cos theta, so this must be less than or equal to mu M1G cos theta। जो आप क्लास में ध्यान नहीं दे रहे हो, so sin theta minus mu cos theta M1 must be less than or equal to M2, so M2 by M1 must be greater than or equal to sin theta minus mu cos theta। ये कौन से वैल्यूज हैं? ये स्टैटिक के वैल्यूज हैं, ये स्टैटिक के वैल्यूज हैं, ठीक है। अगर अब ये वाला केस इसके लिए ट्रू है, इफ M1G sin theta is less than M2G, then T will be equal to M1G sin theta plus F, and T will be equal to M2G. This is again at rest, and so M2G will be equal to M1G sin theta plus F, and so M2G minus M1G sin theta
is equals to f, which is less than or equal to mu times of m1g cos theta, and so यहाँ पे आपको आएगा m2 must be less than or equal to m1 sin theta plus mu cos theta, so m2 by m1 less than or equal to sin theta plus mu s cos theta। यहाँ पे हर जगह पर ये स्टैटिक है, स्टैटिक के वैल्यूज है। सो यहाँ से आपको m2 by m1 should be less than this value and m2 by m1 should be greater than this value। यहाँ से आपको रेंज पता चल जाएगा। ये मैंने स्टार्टिंग के क्लास में किया हुआ था। सोचना आपको क्लास रिफर करके आना होगा, आप होमवर्क करके नहीं आ रहे हो, ये दूसरा इंस्टेंस है। चलो 6th क्वेश्चन, अरविंद हो गया 6th क्वेश्चन? नो सर, आइडिया नहीं लग रहा है। अरे यार, मैं भी बताऊंगा तो तुम यू विल से अरे सर। एनीवन हैव डन 6th क्वेश्चन? देखो मुझे यहाँ पे बताओ, अगर ये जब ये फॉल ऑफ करेगा तो दोनों को रिलेटिवली कितना मूव करना पड़ेगा? दोनों को रिलेटिवली कितना मूव करना पड़ेगा? L. The relative distance should be traveled should be L. What is the initial relative velocity between them? V. V na? What? This is the initial relative velocity. Can you find out? Okay. Tell me. At any time t, what is the acceleration of small m or the block? So constant velocity पे नहीं मूव कर रहा है। अरे मैंने कहीं पे भी यहाँ पे कांस्टेंट लिखा हुआ है और कहीं पे भी बताते हुए कांस्टेंट का, मैंने जब ये लिखा तो मैंने कहा कि ये उसका वैल्यू कुछ माइनस म्यू टू 11/10 GL टाइप का कुछ आ रहा है क्या? तुमको यहाँ पे मैं आंसर लिखता हूँ, ऐसे ही ऑफ कोर्स ऐसे ही होगा। तो आंसर इज 22 mu2 minus mu1 g by 10 under root, and time will be 20 L by 11 g mu2 minus mu1। चलो ये तो आंसर तो बता दिया, मुझे अभी क्वेश्चन का जवाब दो, मैं जो पूछ रहा हूँ। मुझे पूछो एट एनी टाइम t what will be the acceleration of m and what will be the acceleration of 10m, or better I can write here the acceleration of the block and the acceleration of the plank, so that I can find out the relative acceleration between them. That is acceleration of block minus acceleration of plank। पहले मुझे बताओ ये दोनों वैल्यूज क्या होंगे अरविंद, क्विक। सर M पे तो एक ही फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन का। हाँ, तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक क्या हो जाएगा? म्यू2 माइनस म्यू2 जी। माइनस म्यू2 जी। और सिमिलरली एक्सेलरेशन ऑफ p बताओ क्या होगा? जोचना कोई दिक्कत ये समझने में एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक म्यू2 जी क्यों हुआ, माइनस म्यू2 जी क्यों हुआ? नो सर। मतलब समझ में आया या नहीं समझ में आया? हाँ दिक्कत ऑफ कोर्स, देखो क्योंकि अब इनके बीच में इस सरफेस की रिलेटिव वेलोसिटी इन दोनों सरफेसेस के बीच इन दोनों सरफेसेस के बीच में, लेकिन फिर आप v क्यों लिखे कि v से जा रहा है? v इसलिए अरे जब मैं v लिखा था तो इनिशियल वेलोसिटी कहा था दोस्त, इनिशियल वेलोसिटी कहा था, ठीक है, ऑल द टाइम नहीं कहा हुआ था। देखो इनके बीच में रिलेटिव वेलोसिटी हो रहा है इस सरफेस ऑफ के कांटेक्ट के बीच में, तो यहाँ पे इस पे फ्रिक्शनल फोर्स F1 लगेगा, यहाँ पे इस पे फ्रिक्शनल फोर्स F2 लगेगा,
एंड यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स सॉरी F1 लगेगा एंड यहाँ पे नीचे इधर F2 लगेगा. तो acceleration of plank will be F1 minus F2 by 10m. एंड F1 वैल्यू क्योंकि हर जगह स्लाइडिंग है, यहाँ पे भी स्लाइडिंग है, यहाँ पे भी स्लाइडिंग है, तो दे विल acquire its limiting value which will be mu2 mg and F2 will be mu1 11 mg. ठीक है, कोई दिक्कत है इसको समझने में? बताओ बताओ, हाँ या ना, कुछ तो रिस्पॉन्ड करो दोस्त, कुछ तो बोलो नो यार. सर. हाँ ठीक No, है, sir. तो अब मुझे F1 माइनस F2 क्या मिलेगा? mu2 माइनस 11 mu1 बाई G/10. 10 g. ठीक है, तो दिस इज माय रिलेटिव एक्सेलरेशन. ठीक है, सॉरी, अब मुझे रिलेटिव एक्सेलरेशन निकाल के बताओ क्या आ रहा है. क्वेश्चन नंबर 6. जल्दी बताओ ना, मैं बार बार वापस से नहीं लिखना चाहता. So my relative displacement is L, initial relative velocity is V, relative acceleration, which is acceleration of the block minus acceleration of the plank, I have to find out. Acceleration of the block, I got it to be minus mu2g, here it is mu2 and here it is mu1. So and acceleration of the plank, it turns out to be how much? बताओ जरा. mu2 is minus mu2 11 mu1 min- g mu2 minus 11 mu1 g upon upon 10, 10. right? तो ये दोनों सब्ट्रैक्ट करके कितना काट आएगा? दीजिए ना सर. हाँ, अरे तो अभी 10 काट दीजिए ना अरे सर. जी रखा हुआ है ना यार, मेरे आंसर पे भी जी है, तो अपॉन 10 काट देंगे तो फिर आंसर पे भी कैलकुलेशन जी. इजी हो जाता. अरे ठीक है, तो यहाँ पे पहले बताओ, मैंने जैसा लिखा वैसे बताओ. ए बी माइनस ए पी कितना आएगा? -1 माइनस, तो ये minus minus 11 mu2 plus 11 mu1 g by 10. by 10 g mu2 minus mu1, ये आएगा रिलेटिव एक्सेलरेशन. ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? गलत है क्या? गलत सही क्या बताओ plus अरविंद? mu1 होगा शायद. देखो एक बार, एपी ए बी माइनस 7 एपी प्लस कर रहा होगा हूँ, ना. तो माइनस यहाँ पे एंड माइनस, अरे यार देखो माइनस एपी कर रहा हूँ ना, तो माइनस एपी करूंगा तो minus -1 minus multiply होके -1 minus of 1 by 10 will give me minus 11 by 10 and minus minus should be plus. तो इसका कोएफिशिएंट प्लस होना चाहिए ना, तो माइनस माइनस कर रहा हूँ तो प्लस ही तो हो रहा है यहाँ पे. तो दिक्कत? हाँ सर, ठीक है ठीक है ठीक है सर. ठीक है ना? हाँ सर, मैंने माइनस अंदर ले लिया था. हाँ, तो this relative acceleration is it, so if I take my motion dynamics to include all these values, so can I say this motion of these two bodies are uniformly accelerated motion? है या नहीं है? Yes sir. तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के 4 इक्वेशन आपको पता है ना? अभी याद दिलाओ, सर्कुलर मोशन में वापस से आएगा. जोचना मेरे को 4 इक्वेशन बताओ जल्दी जल्दी से यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का. जोचना, Sir, h is equal to ut plus half. अरे पहले वाले से, अब पीछे से घूम के आगे आओगे. पहला वाला बताओ. v is equal to a plus, sorry. हाँ, दूसरा h is equal बताया to नहीं आपने, मैंने लिख दिया खुद. हाँ, दूसरा बताओ. h is equal to ut plus half at square. हाँ, फिर तीसरा. तीसरा v square is equal to u square हाँ plus 2as. हाँ, और चौथा
अद्वैत चौथा बता। अद्वैत, Distance traveled in n second. हाँ Sir, क्या है? half a 2m minus अरे 1. U plus पहला, half a minus हाँ 1. ज्योत्सना इसे याद कर लो। हम लोग जब पहले आपका पूरा ये सब खत्म हो जाएगा ना, वापस से जब रिवीजन चालू करेंगे तब जाके आएंगे यहाँ पे। उससे पहले आपको ये चीज याद कर लो। ये डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड पे है ना n सर? सेकेंड है, हाँ ये दिस इज nth डिस्प्लेसमेंट इन th लगेगा ना n के ऊपर? डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड nth सेकेंड, ठीक है। ठीक है, उस पर th लिखा जाता है 10 चल सेकंड तो में। यहाँ पे तो हाँ, तो यहाँ पे मुझे ऐसी v मिनिमम बतानी है सच दैट वो फॉल ऑफ कर जाए। तो मैं इन तीनों में से कौन सा इक्वेशन यूज करूंगा? मुझे भाई देखो, ये वाला इक्वेशन यूज करो टाइम Third. निकालने के लिए। ये वाला इक्वेशन करो आप अभी वेलोसिटी निकालने के लिए। तो यूजिंग दिस इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, वी कैन से let the final relative velocity be 0, ठीक है। तब जाके they fall off each other। मिनिमम वेलोसिटी, इतनी मिनिमम वेलोसिटी मैं दे रहा हूं कि आफ्टर like whatever time, जो भी टाइम आएगा, they have same velocity after, so when they have same velocity, इतनी मैं initial minimum velocity दे देता हूं ताकि v square is equals to 2as हो जाए। तो यहाँ पे s ये r है, ये a, तो यहाँ पे आप सब्सटीट्यूट करो, you will get your value v minimum का। सिमिलरली ये वाला इक्वेशन यूज करो, vr is equals to ur plus art। सो आपको यहाँ से दिस वैल्यू इज 0, तो इसके बेसिस पे आप t की वैल्यू भी आपको यहाँ से आ जाएगी। देखो आंसर निकाल के देखो आ रहा है या नहीं आ रहा। उसके बाद हम लोग 7th पे जाते हैं। इसके बेसिस पे आप HCV का लास्ट क्वेश्चन भी कर लोगे। लास्ट क्वेश्चन HCV का भी हो जाएगा। अब नंबर मुझे याद नहीं, बट HCV का लास्ट क्वेश्चन भी हो जाएगा। यार 7:45 हो गया यार, जल्दी आओ यहाँ पे। चलो आप कंपेयर करके देख लेना, मैं आपको यहाँ पे ये सिखा देता हूँ। देखो, कम हियर, पुली है, सब ध्यान दे रहे हो? Yes Sir. sir. हाँ, पुली है। पुली क्या है? पुली फ्रिक्शन के साथ है बट मासलेस है। रोप क्या है? रोप भी मासलेस है, ठीक है। एंड इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट म्यू है। मैं एक साइड स्ट्रिंग पे आपको ये बता दिया है कि अगर पुली और रोप के बीच में फ्रिक्शन लग रहा होगा तो दोनों साइड पे दोनों अब साइड टेंशन अलग होगा। टेंशन अलग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो, रोप के दोनों साइड पे टेंशन जो है वो अलग अलग है। नाउ अंडरस्टैंड द डायनामिक्स। आई एम सेइंग T2 is greater than T1. Now when T2 is greater than T1, so जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा तो ये रोप की राइटवर्ड पोर्शन पे लेंथ बढ़ता जाएगा कंपेयर टू लेफ्टवर्ड पोर्शन पे, ठीक है। इसके राइटवर्ड पोर्शन का लेंथ कंपेयर टू इट्स लेफ्टवर्ड पोर्शन पे लेंथ छोटा हो जाएगा, राइटवर्ड पोर्शन पे लेंथ बड़ा होते जाएगा, ठीक है। जैसे अगर T2 ग्रेटर देन T1 है, तो मुझे बताओ पुली और रोप के बीच में फ्रिक्शन का फोर्स किस डायरेक्शन में लगना चाहिए? इस डायरेक्शन पे या फिर इस डायरेक्शन पे? पिंक या ग्रीन? Green. ठीक है, ग्रीन लगेगा सबको, कोई दिक्कत नहीं है ना इसको एनालाइज करने में, ठीक है। तो मुझे फ्रिक्शन का डायरेक्शन पता चल गया। तो अब मैं क्या करूंगा, कभी भी ऐसे टेंशन, वेरिएबल टेंशन वाला क्वेश्चन हो गया ये चीज, ठीक है। मुझे हर पॉइंट पे, यहाँ पे मैं कहीं पे भी स्ट्रिंग लूं, मुझे हर पॉइंट पे टेंशन बदलता हुआ दिखेगा। तो मैं क्या करूंगा, एक पार्ट ऑफ दी पुली और स्ट्रिंग को निकाल के मैं अभी बाहर लेकर आ रहा हूँ,
मैं इसको बाहर लेकर आ गया, ठीक है। तो अब ये मानो कि इसके बीच में एंगल डी थीटा है, इसके बीच में एंगल डी थीटा है, ये इसका एंगुलर बाइसेक्टर है, मतलब ये डी थीटा बाई 2 हो गया, ये डी थीटा बाई 2 हो गया, ठीक है। तो ऑफ कोर्स अगर यहाँ पे टेंशन टी लग रहा है, ठीक है, और यहाँ पे टेंशन टी है, ओके रुक जाओ, अभी यहाँ पे कंफ्यूज मत हो। ऑफ कोर्स राइटवर्ड साइड जो स्ट्रिंग का पार्ट होगा, वहां पे लेफ्टवर्ड साइड के स्ट्रिंग के पार्ट से ज्यादा फोर्स लग रहा होगा। सर हाँ सर नेट छोड़ सर, ग्रीन वाला डिस्कस किया तो उसके बाद नेट छोड़ दिया था यार, देखो अभी हम लोग के पास काफी कम टाइम है, 15-12 मिनट में वापस से डिस्कस करना है। तो प्रियांश, ये रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्डिंग हो ही रहा है ना, एक बार कंफर्म कर दो रिकॉर्डिंग हो रहा है नहीं हो रहा। ठीक है सर, देखो। हाँ तो प्लीज आप वहां से देख लीजिए, ठीक है। अगर डिस्कनेक्ट 12 होता है मिनट के बाद आपका दूसरा क्लास है। नहीं है क्लास, बट मैं भी तो थक जाता हूँ बच्चा। हाँ एक बार मेरा भी बीच में फ्लो टूट जाता है ना, तो आप एक बार सुनते रहिएगा। अगर बाद में पूरा खत्म होने के बाद अगर फिर से समझ में नहीं आया कहीं पे, तो आप मुझे पूछ लीजिएगा, सर यहाँ पे ये चीज समझ में नहीं आया, पूरा नहीं सर, कहानी लेकिन सुन फिर लो। तो अगर बीच में अगर हम लोग छोड़ देंगे तो फिर बात का अरे पार्ट तो भी तो नहीं समझ में आएगा। नहीं समझ, तो एक बार कोशिश तो करो समझने का, अगर नहीं समझ में हाँ सर, आएगा तो फिर आप अभी तो आ पूछ रहा ही है। सकते हो ना क्लास के एंड पे, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे सवाल है कि राइटवर्ड साइड पे ये मैं जो पोर्शन निकाला हुआ है उसका, तो राइटवर्ड साइड पे ज्यादा फोर्स लग रहा है स्ट्रिंग के कंपेयर टू लेफ्टवर्ड साइड। तो अगर मैं लेफ्टवर्ड साइड पे टी लिखता हूं, तो मैं ये कह रहा हूं कि माइन्यूटली राइटवर्ड साइड वाला माइन्यूटली डीटी टेंशन से ज्यादा है कंपेयर टू लेफ्टवर्ड टेंशन, ठीक है। ये बात कोई दिक्कत समझने में कि राइटवर्ड टी प्लस डी टी क्यों हुआ और लेफ्टवर्ड टी क्यों हुआ, ठीक है। तो अब मेरे को ये बात समझाओ कि यहाँ पे जो मैंने स्ट्रिंग अपने पार्ट ऑफ मेरी कंसिडरेशन पे लिया हुआ है, तो इस पे नेट जो टेंशन है वो राइटवर्ड लग रहा है डीटी का, ठीक है। नेट जो टेंशन है वो राइटवर्ड लग रहा है डीटी का। तो अगर नेट टेंशन राइटवर्ड लग रहा है डीटी के, तो फिर क्या करेगा, मेरा जो पुली है वो भी डीटी नेट फोर्स के कारण एक्सेलरेट करने लगेगा। तो क्योंकि मेरा पुली जो है वो मासलेस है, इसके वजह से मैं ये कहूंगा कि उसके पास कोई एक्सेलरेशन नहीं आएगा। तो फिर जो आपने यहाँ पे ग्रीन कलर से कहा था कि मेरे को फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये मासलेस है तो फिर ये एक्सेलरेट नहीं कर रहा होगा, तो फिर इस पे जो एक्स्ट्रा टेंशन राइटवर्ड लग रहा है वो इसके लेफ्टवर्ड फ्रिक्शनल फोर्स को, माइन्यूटली लेफ्टवर्ड फ्रिक्शनल फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा। तो ये लेफ्टवर्ड डीएफ हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? नो ऑल सर। राइट, ऑल राइट। तो अब देखो, अब यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स आपको ये पता है कि फ्रिक्शन फोर्स विल बी इक्वल लेस देन इक्वल टू इसके लिमिटिंग वैल्यू विच विल बी, यहाँ पे मैं dn लिख रहा हूँ, dn इज द नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स exerted by rope on the pulley। सो ये नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, मैं अगर बोलूं कि ये नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, ये जो डॉटेड लाइन मैंने बनाया हुआ है एंगुलर बाइसेक्टर के अबाउट, यहाँ पे लग रहा होगा नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स एंगुलर बाइसेक्टर के अबाउट लग रहा होगा। नाउ I'm resolving these tension vectors along the, of course ये tension vectors जो रेडियस को परपेंडिकुलर लग रहा होगा, ठीक है, ये रेडियस को परपेंडिकुलर लग रहा होगा। तो मैं आई एम जस्ट ट्राइंग टू रिजॉल्व दीज वेक्टर्स along this normal component and perpendicular to this normal component, ठीक है। I have resolved these two। तो अगर ये एंगल d थीटा बाई 2 है, तो ये परपेंडिकुलर के साथ
This angle will be d theta by 2. कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? सो यहाँ पे द रिजोल्यूशन इसका फैक्टर आ जाएगा t प्लस dt. ओके, ये चल रहने दो क्योंकि ये तो बैलेंस हो जाएगा. तो t प्लस cos d थीटा बाई 2 और यहाँ पे t sin d थीटा बाई 2. सिमिलरली यहाँ पे t cos d थीटा बाई 2, यहाँ पे t sin d थीटा बाई 2. तो यहाँ पे देखो ये जो इनका परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, फॉर एग्जांपल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स तो नहीं, इसका जो नॉर्मल वेक्टर है उसके परपेंडिकुलर जो वेक्टर्स हैं टेंशन के कंपोनेंट्स, वो दोनों एक दूसरे को ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगे. और जो इनके नॉर्मल वेक्टर के अलोंग द नॉर्मल वेक्टर के अलोंग द डायरेक्शन पे जो फोर्सेस लग रहे हैं वो इसके नॉर्मल जो इनफिनिटेसिमल स्मॉल रोप पुली पे नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा उसको बैलेंस कर रहा होगा, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन अलोंग द नॉर्मल डायरेक्शन पे भी स्ट्रिंग मूव नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे भी ये इक्विलिब्रियम पे रहेगा. तो मैं यहाँ पे ये पहला वाला इक्वेशन हो गया. यहाँ पे मैं दूसरा इक्वेशन लिख रहा हूँ 2t sin d थीटा बाई 2. कोई दिक्कत यहाँ तक पहुंचने में? कोई दिक्कत यहाँ तक पहुंचने में? ठीक है. dt इक्वल्स टू tf कैसे वो एक बार फिर से बताइए ना. देखो dt इक्वल्स टू tf की बात है कि मैंने यहाँ पे अज्यूम करके मैं चल रहा हूँ कि जो राइटवर्ड साइड ऑफ द पुली में लेफ्टवर्ड साइड से ज्यादा फोर्स लग रहा है. ठीक है, राइटवर्ड साइड ऑफ द पुली में लेफ्टवर्ड साइड से ज्यादा फोर्स लग रहा है. तो जब मैं ये इनफिनिटेसिमल स्मॉल सेक्शन उस रोप का और पुली का उठाऊंगा जो जिनके बीच में डी थीटा का एंगल है, दो पॉइंट्स के बीच में डी थीटा का एंगल है, तो मैं राइटवर्ड साइड मुझे और लेफ्टवर्ड साइड पे अगर मैं टी टेंशन है कहूँ, लेफ्टवर्ड साइड पे टी टेंशन है कहूँ, तो राइटवर्ड साइड पे उससे जस्ट थोड़ा सा ज्यादा dt होना चाहिए. ठीक है, एंड मेरे को राइटवर्ड साइड पे t2 t1 से ज्यादा होने की वजह से हमने ये डिटरमाइन किया कि फ्रिक्शन पीछे की डायरेक्शन पे लग रहा होगा. तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है, क्योंकि ये पुली जो है वो मासलेस है, तो इसकी वजह से नेट एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए. तो नेट एक्सेलरेशन नहीं होने का मतलब क्या है, जितना इसका नेट फोर्स dt का मेरे को राइटवर्ड रोप पे लग रहा होगा, तो इसको बैलेंस करता हुआ फ्रिक्शनल फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन पे लग जाएगा. तो तब जाके नेट एक्सेलरेशन मेरे को ना ही रोप पे ना ही पुली पे नेट एक्सेलरेशन नहीं मिलेगा. That's why these two are balanced. ठीक है? Yes sir. एंड यहाँ पे ये t, देखो सिंप्लिसिटी के लिए मैंने यहाँ पे t लिखा हुआ है, बट these are t plus dt. ठीक है, these are t plus dt. तो यहाँ पे ये this one will be t plus dt का. Now जब मैं इसको पूरा ये मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो 2t sin d theta by 2 and plus 2 dt sin d theta by 2. So ये याद रखो हमेशा for your future references, अगर sin x है तो sin x का जो binomial expansion आता है ना, it is something like this, x square by 2 factorial plus x cube by 3 factorial, something like this. ठीक है, तो अगर if x is very very less than 1, then sin x could be equal to its x value only. तो इस चीज को याद रखो हमेशा. ये तो ऑप्टिक्स में यूज हुआ था. हाँ, तो यहाँ ऑप्टिक्स में यूज हो गया था, ऑप्टिक्स में ये सब यूज किया गया है. Yes sir. So अगर ये एंगल बहुत छोटा हुआ है तो I can say this is nothing but equal to d theta by 2.
और यहाँ पे ये ध्यान देखो, ये डी थीटा बाई 2 के बराबर होगा और ये डी टी भी काफी स्मॉल क्वांटिटी है, तो ये भी काफी स्मॉल क्वांटिटी है और ये भी काफी स्मॉल क्वांटिटी है, तो दिस टोटल को मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूँ कंपेयर टू दिस क्वांटिटी, ठीक है, तो इसीलिए ये वाला पार्ट नेग्लेक्टेड है। सो डी एन टर्न्स आउट टू बी इक्वल टू 2t d थीटा बाई 2, तो यहाँ पे यू विल गेट dn टू बी d थीटा, ठीक है, एंड df इज, हमने क्या डिसाइड किया था, df विल बी म्यू टाइम्स ऑफ dn, सो सर लिमिट्स में भी यूज होता है। अरे हर जगह यूज होता है, इसीलिए तो मैंने यहाँ पे बता दिया, हर जगह यूज होता है। अभी आप लोग मेरे क्लास में हो तो मैं आपको धीरे धीरे जब आगे बढ़ते जाएंगे इसको हर एक चैप्टर में यूज करेंगे, हर एक चैप्टर में। तो बेसिकली एक टूल है मैथमेटिक्स का। तो अब देखो, अब वी आर अप्रोचिंग टू द क्लाइमैक्स ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे मैंने ये डिसाइड किया था dt is equals to df from the first equation because there is no acceleration here, both the forces must be balanced, so which is from the above equation turns out to be d theta, so dt by t will be equal to mu theta, and now I am integrating this from t1 to t2, and यहाँ पे देखो दोनों के बीच में एंगल कितना है, ये d थीटा जो था वो टोटल थीटा तक जाएगा, ठीक है, टोटल थीटा तक जाएगा, सो दिस शुड बी 0 टू थीटा, तो यहाँ पे आप दिस विल बी ln t2 by t1, ln मतलब log to the base e है, and this will be equal to mu times of theta, so t2, can I say this t1 times of e raised to power mu theta, तो जो मैक्सिमम, जहां पे मैक्सिमम लग रहा था वो मिनिमम टेंशन का कोएफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय e रेज़ टू पावर म्यू थीटा होगा। क्लियर है ये बात? ठीक है, क्लियर है ना? Yes, sir. हाँ, अब तो क्वेश्चन करो। क्वेश्चन है, एक जो पुली है वो सिलेंड्रिकल पुली है, सिलेंड्रिकल पुली है, इसमें क्या है, मैंने जो स्ट्रिंग को ऐसे घुमा घुमा के लटका दिया है। ज्योत्सना समझ में आया आपको? Yes, sir. ये आपको बेसिक 2m है, m है, ठीक है, मुझे बताना है इफ दिस सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, देन फाइंड म्यू की वैल्यू। आदित्य समझ में आया क्या किया है मैंने? कहीं पे डिस्कनेक्ट Yes, हुआ sir. होगा? प्रियांश, नहीं सर, नहीं हुआ। प्रियांश यस सर। समझ में आ गया ना? कौन सा सर? कौन सा क्या, बीच में बताया था दोस्त, नहीं अभी सर, बताया। पिछला वाला नहीं समझ आया, वीडियो देख लेंगे। अरे कुछ भी नहीं समझ में आया क्या? तो सर question मेन ही कैसे- टाइम छूट गया था। अरे यार देख कुछ नहीं है ब्रो, मैं तेरे को यहाँ पे धीरे धीरे से बता देता हूँ, जल्दी जल्दी से। ये क्वेश्चन नोट कर लिया ना आप लोगों ने? क्वेश्चन नोट कर लिया तो यहाँ पे आंसर मैं लिख रहा हूँ, ये आंसर लेकर आओ। ln of 2 1 by 5 pi ln 2, आंसर लेकर आओ। देख प्रियांश, देख लो यहाँ पे, तो हमने, अच्छा देखिए पहला वाला इक्वेशन तक तो समझ में आया था तेरे को प्रियांश? उससे पहले ही छूट गया था, केवल डायरेक्शन फ्रिक्शन का डिटरमाइन किया था। हाँ तो अच्छा देख यहाँ पे T2 T1 से ज्यादा है तो डायरेक्शन पीछे लग रहा है, ठीक है, तो मैंने यहाँ से क्या करा है कि मैंने यहाँ से एक सेक्शन उठा लिया है, ठीक है, यहाँ से एक सेक्शन उठा के यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मैंने कहा कि अगर लेफ्ट साइड, अच्छा ये तो पता चल गया कि लेफ्ट साइड पे राइट साइड से ज्यादा सॉरी राइट साइड पे लेफ्ट साइड से ज्यादा टेंशन है, तो मैंने लेफ्ट साइड पे यहाँ पे T ले लिया है, ठीक है, लेफ्ट साइड पे यहाँ पे T ले लिया है, तो राइट साइड पे उससे ज्यादा टेंशन होना चाहिए, और वो ज्यादा जो वैल्यू है वो छोटा सा ज्यादा वैल्यू है dt का, तो राइट साइड पे t प्लस dt हो गया है, तो दोनों साइड पे नेट जो टेंशन की फोर्स है वो dt हो गई, ठीक है, वो dt की वैल्यू हो गई। तो अभी यहाँ पे क्योंकि ये जो पुली है वो मासलेस है तो फिर वो एक्सेलरेट नहीं कर रहा होगा,
तो यहाँ पे जो नेट इस पे dt की वैल्यू फोर्स टेंशन की वैल्यू लग रही है, तो क्योंकि ये मासलेस है तो ये एक्सेलरेट नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे नेट फोर्स लग रहा है तो वो एक्सेलरेट करवाने पे मजबूर करेगा। तो अगर एक्सेलरेट नहीं करवाना है तो फिर आपको नेट अपोजिंग फ्रिक्शनल फोर्स दूसरे साइड पे लगाना पड़ेगा, तो इसीलिए df इसके ऑपोजिट साइड पे आ गया। तो आपको जो टेंशन dt टेंशन की वैल्यू थी वो df के बराबर लगेगी, क्योंकि यहाँ पे पुली एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, वो कि मासलेस है। और df की लिमिटिंग वैल्यू अगर dn के बराबर है, म्यू टाइम्स ऑफ dn के बराबर है, तो dn निकालना अब मेरा मुद्दा हो गया। तो dn के लिए निकालने के लिए मैंने क्या कहा कि यहाँ पे t प्लस dt हुआ, तो ये जो डॉटेड लाइन से मेरा नॉर्मल था, ये नॉर्मल के मैंने परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स और अलोंग द कंपोनेंट्स मैंने t को रिजॉल्व कर दिया। तो अगर ये एंगल थीटा था तो ये जो डॉटेड लाइन था ये मेरा एंगुलर बाइसेक्टर था, ये d थीटा बाई 2 हुआ, ये d थीटा बाई 2 हुआ, तो ये एंगल d थीटा बाई 2 है, ये एंगल d थीटा बाई 2 है। तो जब मैंने ये t प्लस dt को परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल वेक्टर और along the normal vector resolve किया, तो जो और इस साइड का भी perpendicular to the normal vector और along the normal vector resolve किया, तो जो ये कंपोनेंट्स है ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे तो कैंसिल हो जाएंगे, और जो along the डाउनवर्ड डायरेक्शन पे होंगे नॉर्मल वेक्टर के वो दोनों ऐड अप करके इसको बराबर कर देंगे, क्योंकि इस डायरेक्शन पे भी कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो इसके वजह से ये इक्वेशन आया, उसके बाद इसको ये अप्रोक्सीमेशन लगाया तो नेट वैल्यू ये आया है। ये सब तो सुना थे ना आप, ये सब तो सुने थे ना? ठीक है सर। हाँ, तो अब समझ में आया ना, इसके आगे तो कैलकुलेशन ही था बेसिकली। सर ठीक है, ln 2 by पाई आया। ln 2 by पाई आया। यस सर। तो कितना बार घुमाया गया है रस्सी वो नहीं दिया हुआ है। हाँ ये भी तो दिया नहीं, ये भी मिस कर गया। तो ये देखो अच्छा इसको भी देखना पड़ता है। देखोगे ना कितने बार रस्सी को घुमाया गया है, ये कितने बार है, यहाँ पे कितना 1 2 3, तो यहाँ पे 2 कंप्लीट सर्कल्स मानो। हाँ यहाँ पे दिया हुआ भी है 2.5 टर्न, 2.5 टर्न, 2.5 टर्न, 2.5 टर्न दिया हुआ है। सो ऑफ कोर्स यहाँ पे जो टेंशन है वो 2 mg के बराबर, यहाँ पे mg के बराबर लगेगा। ठीक है, तो ये 2.5 टर्न्स, ये 2.5 टर्न्स विल डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ थीटा, ये 2.5 टर्न्स विल डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ थीटा। ठीक है, तो क्योंकि अगर यहाँ पे सेंटर मान लोगे तो क्या एक पॉइंट यहाँ से शुरू है, अब हो दूसरा गया पॉइंट। सर। ठीक है, तो अब आ जाएगा 2.5 टर्न्स, मतलब एक टर्न पे पाई है तो 2 टर्न पे, सॉरी एक पूरे टर्न पे 2 पाई है, तो 2 टर्न पे एक टर्न पे 2 पाई है and half turn पे 2, so this will give you 5 5। ठीक है, ठीक है ना? चलो यस सर। सबका हो गया ये वाला ज्योत्सना? Yes, sir. ज्योत्सना हो गया ना, ये समझ में आया 2.5 टर्न्स पे? Yes, sir. ठीक है 5 मिनट ज्यादा ही हो गया है। अब मुझे ये बता दो, सिंपल एटवुड्स मशीन पे, ये सिंपल एटवुड्स मशीन है, M1 M2, तो यहाँ पे इनके बीच में फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे म्यू है, तो you have to find out the ratio of M1 is to M2. How much if mu is equals to 0.2? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, if M2 is, ये अगर नीचे जा रहा है और ये अगर ऊपर जा रहा है तो आप क्या लिखोगे, M2G minus T is equals to M2A and T minus M1A will be equal to, तो हम लोग एक्सेलरेशन वाला एटवुड्स मशीन उस दिन नहीं डिराइव किए थे।
क्या कह रहे हो? सर उस दिन हम एटवुड मशीन में एक्सेलरेशन नहीं डिराइव किए थे, जबकि तो टेस्ट में वैसा क्वेश्चन था। तो एक्सीलरेशन ऑफ एटवुड मशीन क्या हो जाता है? m2 माइनस m1 बाई m1 प्लस m2 जी ना। ये तो आप लोगों ने कहा था ना कि एटवुड मशीन का आपको पता है, और टेंशन 2m1 m2 बाई जी आ जाता है। बाय m1 + m2। ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आप लोग को आता है ना ये चीज। फिर टेंशन डिफरेंट होगा क्या दो साइड में? ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, क्वेश्चन ऑफ कोर्स, तभी तो क्वेश्चन है। ज्योत्सना, आपको ये रिजल्ट याद है ना? ये वाला रिजल्ट जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एटवुड्स मशीन के लिए। यस सर, आप डिराइव किए थे, आई आपने बोला था कि यही आता है। हाँ ये याद ही कर लेने के लिए बात है, ठीक है। तो यहाँ पे टेंशन डिफरेंट है, और आपको तीसरा इक्वेशन क्या पता चलेगा? तीसरा इक्वेशन हो जाएगा T2 किस साइड पे? सर T1 equals to T2 times e है to ना, the power mu 5. ठीक है। सो दिस विल गिव यू m1 by m2 e raised to power 0.25, ठीक है। ठीक है ना। चलो एक आखिरी क्वेश्चन, एक आखिरी क्वेश्चन आप लोगों के लिए। देखो इसमें ज्यादा क्वेश्चंस आने वाले हैं नहीं। आई डोंट थिंक ये जो मैंने अभी करवाया है कि अगर टेंशन डिफरेंट हो जाए पुली पे तो फिर क्या डायनामिक्स होता है, इस पे आई डोंट थिंक जनरल बुक्स गिव यू दिस नॉलेज। एंड आपने तो सर्कुलर मोशन स्टार्ट ही नहीं करने दिया आज। लीजिए सर, कर मन ली। है तो। भाई मैं भी तो थका हुआ हूं ना यार। तो नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में सर्कुलर मोशन हम लोग फ्रेश शुरू करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में ओके सर्कुलर सर। मोशन फ्रेश शुरू करेंगे। और सर्कुलर मोशन, क्योंकि सर्कुलर मोशन खत्म होने के बाद ना, देखो सर्कुलर मोशन में क्या क्या होगा। चलो छोड़ो अभी, और क्या ही क्वेश्चन करेंगे। सर्कुलर मोशन में आपको आइडिया बता देता हूँ क्या क्या होगा। सर्कुलर मोशन में आपको पहले थीटा बताया जाएगा, फिर ओमेगा बताया जाएगा, फिर अल्फा बताया जाएगा, फिर इसको रिलेट किया जाएगा एस के साथ, वी के एंगुलर साथ, वेलोसिटी भी तो ए बताएंगे। के साथ। यही है ना एंगुलर वेलोसिटी, हाँ या एंगुलर एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो आपको फिर बताया जाएगा कि ए जो है वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और नॉर्मल एक्सेलरेशन का वेक्टोरियल एडिशन है। और आपको बताया जाएगा कि नॉर्मल एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर, एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज आर अल्फा। आपको ये भी बताया जाएगा कि v इज इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस आर वेक्टोरियल नोटेशन पे, एंड एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन इज अल्फा क्रॉस आर वेक्टोरियल नोटेशन पे, एंड s इज इक्वल्स टू थीटा क्रॉस आर, ये वेक्टोरियल नोटेशन पे। फिर आपको बताया जाएगा कि दिस इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो कि इंट्रोड्यूस करके फिर आपको मैं अपने तरफ से आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन ये दे दूंगा कि हाउ, जैसे स्यूडो फोर्स आपको निकाल के बताया था, स्यूडो फोर्स का डिराइव करके बताया था कि स्यूडो फोर्स इनर्शियल प्लेन पे, एफ डैश प्लेन पे इज नॉन इनर्शियल प्लेन माइनस एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू इनर्शियल प्लेन हो जाता है। उसी तरीके से अगर सर्कुलर मोशन पे जा रहा होगा तो आपको इनर्शियल प्लेन पे जो फोर्स लग रहा होगा -2m ओमेगा क्रॉस v डैश होगा -m ओमेगा क्रॉस v हो जाएगा। सो दिस वैल्यू इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स which is a pseudo force, and this is a Coriolis force।
तो ये वाला आपको डिराइव करके मैं बता और दूंगा। वेट, अपरेंट वेट हाँ अर्थ के रोटेशन की के वजह अपरेंट वेट। हाँ, वो तो उसके बाद आएगा। हाँ, अपरेंट वेट भी है, अपरेंट वेट वाले क्वेश्चन भी आपको बताए जाएंगे। ये एक हो गया। फिर हम लोग फिर ये सब होने के बाद हॉरिजॉन्टल सर्कल भी कर लेंगे। हॉरिजॉन्टल सर्कल करेंगे, हॉरिजॉन्टल सर्कल करेंगे। हॉरिजॉन्टल सर्कल करने के बाद आपको मैं क्या कहते हैं, बैंकिंग बैंकिंग बताऊंगा। बैंकिंग ऑफ रोड्स, बैंकिंग ऑफ रोड्स बताऊंगा। आपको पता चल जाएगा। सर्कस तो आप लोग पता कि आप सर्कस देख कैसे ही देखोगे, सर्कस तो वर्चुअली एक्सटिंक्ट है ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में से। बट वो रिंग मास्टर की मतलब एक स्पीयर में बाइक जो है हाँ वो सर। वर्टिकल ऐसे घूमता कैसे है, और जो एक ऐसे बहुत टफ हुआ। वैली में ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्कल कैसे घुमाता है। ठीक है। बैंकिंग रोड्स, अगर एक रोड एंगल पे है, मतलब ये हॉरिजॉन्टल है, अगर रोड एंगल पे है तब जाके, अगर रेसिंग ट्रैक्स पे अगर बॉडी घूम रही होती है तो उसको कितने ये बैंकिंग कितना एंगल पे देना चाहिए सच दैट ये स्किड ना करें यहाँ पे। ठीक है, ये बैंकिंग ऑफ द रोड्स वाला कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा। फिर ये सब जब हो जाएगा तो हम लोग वर्क पावर एनर्जी पे जाएंगे, और जब वर्क पावर एनर्जी होगा तब ये बैंकिंग पे फिर से फ्रिक्शन का आएगा। ठीक है, फिर से फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आएगा। फिर जब वर्क एनर्जी पावर में जाएंगे तब हम लोग फिर से वर्टिकल सर्कल देखेंगे, वर्टिकल सर्कल, वर्टिकल सर्कल देखेंगे। वर्टिकल सर्कल मूव करवाना कि आपको बॉटम पे कितनी वेलोसिटी देने पे ये ऊपर तक चला जाएगा, मिनिमम कितनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी ताकि वो ऊपर चला जाए। उससे कम देते हो तो फिर क्या होता है कि मतलब हाफ ऑफ द क्वार्टर ऑफ द सर्कल एग्जीक्यूट करके फिर नीचे आते जाएगा। मतलब ऐसा होता है कि थोड़ी कम वेलोसिटी देगो तो यहाँ पे ऐसे एसएचएम एग्जीक्यूट करेगा, अगर थोड़ी से उससे ज्यादा दे दोगे तो फिर वो एकदम इक्वेटर पे, मतलब एकदम हॉरिजॉन्टल होके फिर से गिर जाएगा। अगर उससे ज्यादा दे दोगे तो वो यहाँ तक आके प्रोजेक्टाइल की तरह आगे बढ़ के वापस से यहाँ पे आ जाएगा, बट पूरा सर्कल एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो एक सर्टेन वैल्यू है स्पेसिफिक विच इज अंडर रूट ऑफ 5 GR। R इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। अंडर रूट ऑफ 5 GR अगर वेलोसिटी देते हो तो ये पूरा का पूरा वर्टिकल सर्कल यहाँ पे जब टॉप मोस्ट पॉइंट पे आएगा तो इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, सॉरी वेलोसिटी अंडर रूट ऑफ GR हो जाती है। तो ये वापस ये घूम के पूरा वर्टिकल सर्कल एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ तक हम लोग पहुंचेंगे। तो उससे आपको ये इंट्रोड्यूस करने से पहले, वर्टिकल सर्कल इंट्रोड्यूस करने से पहले ये सब कुछ डिस्कस करने की जरूरत है। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है कोरियोलिस फोर्स का। ऊपर से यहाँ पे जब हम डिस्कस करेंगे तो दो कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, और जब एटी भी एग्जिस्ट कर रहा होगा तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। उसके बाद स्यूडो फोर्स पे जाएंगे। तो ये सब कुछ कॉन्सेप्ट्स होगा जो हम लोग नेक्स्ट